हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सपनों के से दिन। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये गुरुदयाल सिंह जी ने लिखा है। इस चैप्टर को डायरेक्टली समझने से पहले इस चैप्टर की कोर वैल्यू क्या है, क्योंकि हम अपनी सारी वीडियोस में कोर वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि कोर वैल्यू ही चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है कि उस चैप्टर में क्या है और वो आपके लिए किस तरीके से सिर्फ एग्जामिनेशन में नहीं पर लाइफ में भी आपके काम आ सकता है। ये जो चैप्टर है ये हमेशा इस कोर वैल्यू के साथ आता है कि बचपन के वो लम्हे, बचपन के वो दिन जो आप आज जी रहे हो, ये कितने ज्यादा मायने रखते हैं कि लेखक जब अपनी जिंदगी में बड़े हो चुके हैं और आज जब वो अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो दिन, वो लम्हे, वो मारे, वो यादें, शिक्षकों की वो डांटे, ये सारी चीजें उन्हें एक साथ याद आती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कभी कभी मुस्कुराते हैं और अपने बचपन के दिनों को याद करके वो कहते हैं सपनों से वो दिन, है ना। सपनों के से दिन यानी कि वो दिन ऐसे थे मानो कि सपनों की तरह, कि हम सपनों में रह रहे हैं जहां पे किसी चीज की चिंता नहीं है, ना घर ढूंढने की, ना घर चलाने की, है ना। जो चाहे वो कर सकते हैं, बचपने में खो सकते हैं। गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता और ये पाठ जो है यही समझाता है कि आज के समय में 10वीं कक्षा में हो ना, अगर आज के समय में भी यही सोचते रहे कि एग्जामिनेशन में क्या होगा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये सारी चीजें सोचने के लिए तो पूरी जिंदगी है और ऐसी इससे भी बड़े बड़े लेवल्स की परेशानी आएगी। तो आज अगर नहीं एंजॉय कर पाए, एंजॉय करने का मतलब नहीं है कि PS5 खेलना, कंप्यूटर गेम्स खेलना या दोस्तों के साथ टाइम पास करना। एंजॉय करने का मतलब है अवेयर होना, जानना कि इस वक्त क्या हो रहा है। आंख कान खुले हैं, सच में जगे हुए हो या सोए हुए हो। जो जगा हुआ है वो आसपास समझ सकता है, देख सकता है। हम जितनी बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं उतना कम देख पाते हैं। तो ध्यान से नहीं देखना, कंसंट्रेशन से पढ़ो, कंसंट्रेशन से ये काम करो, कंसंट्रेशन से वो काम करो। उससे सिर्फ वही काम करोगे, बाकी सब छूट जाएगा। एक बहुत कमाल की फिल्म है, अगर किसी को टाइम मिले तो देख सकता है, डेड पोएट सोसाइटी करके। सीज द डे बॉयज कि अपना जो दिन है उसे जी भर के जियो, कि मतलब कभी इससे परेशानी ना आए। ठीक है, खैर पार्ट जो है वो इसी बारे में है कि इस एज को, इस टाइम को एंजॉय करो। जो चीजें बड़े होकर नहीं कर सकते थे अभी करो, शरारतें छोड़ करके। यानी कि क्या, यानी कि कुछ बुक्स पढ़ो, टाइम है तो कुछ लाइफ चेंजिंग मूवीज देखो ना। क्या टाइम पास करते हो, या खेलने जाया करो कभी कभार। हाँ, ठीक है, कुछ ना कुछ बढ़िया करो। चलो मैं अभी एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ आपके साथ और उस प्रेजेंटेशन से हमें पूरा क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कि वो चैप्टर क्या है। उस प्रेजेंटेशन में चैप्टर की समरी एक तरीके से आपको एकदम समराइज करके दी है। मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रेजेंटेशन की लिंक भी आपको दे दी जाए। तो बच्चों, ये वो चैप्टर है जिसके हम बात कर रहे थे, सपनों के से दिन, गुरुदयाल सिंह जी का जो पाठ है। ये गुरुदयाल सिंह जी को देख सकते हैं और ये बच्चे जो सपनों के दिनों में यानी कि बचपन के दिनों में खोए हैं। आपको जो एक और बात जो मैंने आपको बता दी कि इस चैप्टर की कोर वैल्यू क्या है, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर एक आत्मकथा है। आत्मकथा और आत्मकथ्य दो अलग अलग चीजें होती है। आत्मकथ्य हम उसको कहते हैं जब आप अपनी पूरी लाइफ स्टोरी एज इट इज नहीं बताते, उसके कुछ हिस्से जो है, जो आप बताना चाहते हो वही चीजें बताते हो। कि फॉर एग्जाम्पल आपकी अच्छी आदतों को और अच्छी चीजों को आप बताओगे, बुरी चीजों को चाहे तो छुपा सकते हो। पर आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, एक तरीके से किसी की कहानी, ये एक आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या फर्क होता है? ऑटोबायोग्राफी यानी कि जब कोई शख्स खुद अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा है। बायोग्राफी मतलब जब कोई और किसी और की लाइफ के ऊपर लिख रहा है। जैसे कि ब्रूसली की लाइफ के ऊपर ब्रूसली ने खुद बुक नहीं लिखी, ठीक है, किसी और ने उनके ऊपर लिखी है। पर गुरुदयाल सिंह जी के केस में गुरुदयाल जी ने खुद अपनी जिंदगी के सुनहरे दिनों में और अपने अतीत के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर बुक लिखी है। एनीवेज, तो ये एक आत्मकथा का छोटा सा हिस्सा आपको दिया गया है। इनकी आत्मकथा काफी बड़ी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिया गया है। ठीक है, और लेखक जो है वो यही कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता है। यानी कि ये लाइन से आप ये समझ सकते हो कि ये पाठ ये भी बता रहा है कि बचपन में जो भी बच्चा होता है, वो चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, अब मैं जो भी बातें कर रहा हूँ सब चैप्टर में कहीं ना कहीं है, सो पे अटेंशन। वो चाहे हरियाणा से हो, पंजाब हो, या फिर उसके माता पिता व्यवसायी हो यानी कि बिजनेस करते हो या सरकारी नौकरी करते हो, बच्चों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि उनकी बोलचाल की भाषा एकदम ही अलग है। हो सकता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बिहार से है और कोई बच्चा जो है वो फॉर एग्जाम्पल गुजरात से है, तो उन दोनों की बोलचाल काफी अलग होगी। लेकिन बच्चों के बचपने में ये बोलचाल कभी बाधा नहीं बनती थी। हाँ, अक्सर लोग हंसी मजाक करते थे एक दूसरे की, अगर फनी वे है किसी का बोलने का तो मजाक उड़ाते थे, पर खेल खेल में सब भूल जाते थे। ये खेल ही तो है। खेल यानी कि सिर्फ वो गेम नहीं जो आप फील्ड में खेल रहे हो, खेल यानी कि
एंजॉय करना, बिकॉज प्लेइंग इज अबाउट एंजॉइंग, लाइफ इज अबाउट एंजॉइंग, राइट। तो बचपन जो है उसमें हम सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां नहीं है, हम किसी और की जिम्मेदारी होती है। एनीवेज पॉइंट यहाँ पे यह है कि नंगे पांव, आप मेरा माउस देख सकते हैं स्क्रीन पे, नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची कच्ची यानी कि वो छोटा सा कच्चा, यानी कि एक तरीके से अंडरगारमेंट नहीं कह सकते, अंडरगारमेंट बहुत छोटा हो गया, कच्चा यानी कि शॉर्ट पैंट आप कह सकते हैं। और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल होते थे, कि बच्चों को कोई सुध बुध नहीं होती थी कि इस वक्त वो कहाँ पर है। ठीक है, बटन्स निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे झूमते थे, खेलते थे, ठीक है, खूब मजे करते थे। खेलते कूदते भागते दौड़ते, हमें चोटें लगती और हम जख्मी हो जाते, तो सभी की माँ बहनें हम पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती कि बच्चे जो है जब खेलते थे गिर जाते थे, कपड़े फट जाते थे थोड़े कहीं से, है ना, या कहीं चोट लग जाती थी, खून वून निकल जाता था, थोड़ा सा खरोचे आ जाती होंगी ना, गिर गए होंगे बच्चे दौड़ते दौड़ते, तो माताएं और बहनें जो हैं मतलब उन्हें मतलब पुचकारती थी, अरे मेरा बाबू क्या हो गया और धुलाई होती थी कि क्या कर रहे हो, मतलब हाँ, तो काम जिम्मेदारी बढ़ा रहे हो तुम, मतलब चोट लग रही है तुमको, ढंग से खेला करो ना, कि मतलब एक तरीके से उनकी डांट और मार में भी प्यार है, मतलब उस मतलब वो गधे की तरह नहीं मारते थे, थोड़ा सा डांटते थे और थोड़ा सा मारते भी थे, कि बच्चा याद रखे कि उसे खुद का ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे कि वो कहानी आपने सुनी होगी ना, कहानी नहीं, ये बेसिकली एक फैक्ट है कि जब एक जिराफ की माँ एक जिराफ के बच्चे को जन्म देती है ना, तो जिराफ काफी ऊंचा ऊंचाई पर होता है, तो बच्चा जोर से जमीन पर गिरता है, और उसके बाद क्या, जब तक बच्चा खड़ा नहीं हो जाता, जिराफ की माँ उसे लात मारती रहती है, क्योंकि जब तक उसके पांव इतने मजबूत नहीं हो सकते कि वो अपने शरीर पे खड़ा हो जाए और संभाल सके, बैलेंस कर सके, तब तो उसके जी के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी से कोई भी प्रेडेटर, कोई भी मतलब जंगली जानवर उसका शिकार कर लेगा। तो कम से कम वो उठते ही, मतलब पैदा होते ही खड़ा होना सीख जाए, अपने पांव पर अपना बैलेंस बनाना सीख जाए, इतना तो उसको सीखना ही पड़ेगा, और तब तक वो लात मारती रहती है जब तक वो खड़ा ना हो जाए। तो उसी तरीके से ये लोग, ऐसा नहीं है कि गधे की तरह धोते हैं, इनके माताएं बहनें इनको थोड़ा पीटती हैं ताकि ये अपनी जिम्मेदारी को समझे कि हाँ मुझे अपना ख्याल रखना है, कि खेलना सही बात है, बट अपनी हेल्थ के बारे में और अपनी फिजिकलिटी का भी मुझे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इसलिए इनकी पिटाई होती थी जब इनको चोट वोट लग जाती थी तब भी। लेखक आगे कहते हैं कि कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, बाप वैसे थोड़ा ऑड वर्ड हो जाता है, पिता वर्ड यूज करना सही होगा, पर पाठ में भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया, अगर आप कभी पाठ पढ़ेंगे तो। गुस्सैल थे, जो बच्चों की बहुत बुरी तरह पिटाई करते थे, कोई कोई है कि ज्यादा गुस्सैल है तो थोड़ा ज्यादा पीट देते थे लेकिन पिटाई पड़ने के बाद भी दूसरे दिन फिर सभी बच्चे खेलने चले आते थे, ठीक है, कि मतलब पिटाई पड़ती थी, थोड़ा दर्द होता था, पर फिर भी जो दिखते रहे यार 4-5 बज गए, खेलने जाना, सब लोग भूल जाते थे सब कुछ, और सभी बच्चे वापस खेलने चले जाते थे फील्ड में, ठीक है, हाँ कल इसने बहुत चीटिंग की, बहुत गाल खेला, लेकिन कोई बात नहीं, सब खेलने चले जाते थे फिर, और ये जो है इसका मजा है, ठीक है, कि ये मतलब, और फिर गांव के लोग भी कभी कभी देखते थे, और फिर वो देख के पता है खुश होते थे इन लोगों को, कि मतलब हाँ इनका ये जो है, ये इनके सुनहरे दिन है, इनके सपनों के से दिन है, कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे अपने सपने में आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है, आप हवा में उड़ सकते हो, ठीक है, आप पूरा समुद्र पी सकते हो, खुद समुद्र बना सकते हो, है ना, तो ये बच्चे जो है जो चाहे कर सकते हैं, कल्पना में है और काफी अद्भुत दिनों में है, तो खेल खेलते थे कई सारे। तो वही इमेज है कि कईयों के माता पिता डांटते थे, लेकिन बच्चे जो है रोते थे, लेकिन अगले दिन फिर जो है धुआं चौकड़ी मचाने, ये इमेज ज्यादा सही, अगले दिन फिर खेलने जाते थे मतलब क्रिएटिविटी देखो यहाँ पर, मतलब टायर से विकेट बनाया है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बच्चे ने अपने पाँव से टायर को सपोर्ट दे करके रखा है कि ससुरा विकेट गिर ना जाए कहीं। बढ़िया है यार, बढ़िया है, और जोश है आंखों में, देखो सब लोग जो है, सब बॉल को देख रहे हैं, ये बॉल को देख रहे हैं, और ये बॉलर है शायद सब खेल रहे हैं, ठीक है, किसी को टाइम की परवाह नहीं है, नंगे पाँव है ये तो, ठीक है, इन दोनों के पास चप्पल है, इसको तो शायद पाँव में चोट भी लगी है। एनीवेज ये आपके चैप्टर की इमेज नहीं है, पर बच्चे जो है कितनी भी डांट पड़ती थी उसके बाद भी फिर खेलने चले जाते थे। अब बच्चे ऐसी प्रवृत्ति के क्यों होते हैं, ये बात लेखक को तब समझ आई जब वे स्कूल अध्यापक बनने के लिए, कैसी प्रवृत्ति के, प्रवृत्ति यानी कि क्या बच्चों, प्रवृत्ति यानी कि बच्चों का व्यवहार, मतलब ऐसे नेचर के क्यों होते हैं, या आप सिंपली व्यवहार नेचर हटा दो, एज सिंपल एज इट, एज सिंपल एज इट इज ऐसे लिखो कि बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे यानी कि कैसे, ऐसे यानी कि ऐसे कि बच्चे जो है कि मार पड़ती है, डांट पड़ती है, किसी किसी के पिता गुस्सैल होते हैं तो बहुत गंदी तरह ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी अगले दिन सब कुछ भुला करके
खेलने चले जाते हैं। कि हो सकता है कि बच्चे जो है अलग अलग जगह से आए हैं, है ना, राजस्थान से कुछ बच्चे आए हैं, लेखक पंजाब से हैं, तो राजस्थान और पंजाब के बीच में ना वो बोलचाल का फर्क आता है, तो एक दूसरे की बोलचाल की शैली का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी खेलते हैं सब लोग। तो बच्चे ऐसे क्यों होते हैं कि नो मैटर वॉट, कि इसने थोड़ी देर पहले मेरा मजाक उड़ाया, कल ही तो मैं मार खाया था, फिर भी वो खेलने क्यों आ जाते हैं, वो खेलने के लिए इतना उत्सुक क्यों रहते हैं। बच्चों की ये जो प्रवृत्ति है, ये जो नेचर है, ये लेखक को कब समझ में आया, जब उन्होंने खुद एक टीचर ट्रेनिंग की। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लेखक जो है वो खुद एक शिक्षक थे। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, तो लेखक भी एक शिक्षक थे और उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग की थी। टीचर्स ट्रेनिंग जो है एक डिग्री होती है बीएड करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करें। एनीवेज, तो गुरुदयाल सिंह जी भी जो है वो भी एक लेखक थे, माफ कीजिए, एक लेखक तो थे ही, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी, साथ ही साथ वो एक शिक्षक भी थे। ठीक है, वहां उन्होंने बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। बाल मनोविज्ञान यानी कि चिल्ड्रन साइकोलॉजी, कि बच्चों का मन कैसा होता है, ये उन्होंने अपने टीचर्स ट्रेनिंग में पढ़ा। और तब उनको समझ में आया कि बच्चे का मन जो है वो तो बहुत चंचल होता है, बच्चे का मन जो है हमेशा प्रसन्नता ढूंढता है, उत्साहित रहता है। ठीक है, ये तो बड़े होने के बाद हम देखते हैं ना, डिप्रेशन है, जॉब नहीं मिल रही, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ना चाह रहे हैं पर पढ़ाई हो नहीं रही है, ठान लेते हैं इस बार पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पा रहे, इस बार पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पा रहे, रिजल्ट्स खराब होते जा रहे हैं, पता है पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर डिप्रेशन आते जाता है ना। ये सारी चीजें बाद में होती है, पर पहले नहीं होता। ठीक है, सबके साथ नहीं होती। ठीक है, देखो, डिप्रेशन से निकलने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। भरोसा हो, भरोसा हो, कैसे भरोसा कर लो, भगवान पे भरोसा कर लो। कभी एक्सपीरियंस किया है भगवान को? ऐसे कैसे भरोसा कर लो? भरोसा तो उसी चीज पे कर सकते हो ना जिसे एक्सपीरियंस किया हो। तो अगर सबसे अच्छा मोटिवेशन चाहिए तो बिलीव इन द फेलियर, फेलियर पे विश्वास करोगे तो अपने आप उत्साह आ जाएगा। और एक की क्या होती है, ये स्वार्थ के लिए मत पढ़ना कभी। ये जो अहम हो जाता है ना कई बच्चों का, कि मुझे पढ़ना है, मुझे मार्क्स लाने हैं, मुझे करना ही होगा, नहीं तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं फेल हो सकता हूँ, मुझे केटी लग सकता है, मेरे करियर में ये हो सकता है, मेरे करियर में हो सकता है, मैं करके तो पढ़ाई होगी ही नहीं। अभी किसी भी इंटेलिजेंट या स्मार्ट बच्चों से पूछोगे तो देयर इज अ पर्पस फॉर स्टडी। या तो उसको सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है, हो सकता है आपको ना पसंद हो, तो कोई और पर्पस ढूंढो ना। एक वजह तो चाहिए ना पढ़ने के लिए। तो वजह क्या हो सकती है? हो सकता है कि उससे, इसीलिए तो मैं अपने चैप्टर्स में कोर वैल्यू बताता हूँ। खाली फैक्ट बताऊंगा तो कैसे चलेगा? हाँ, कि मतलब गुरुदयाल सिंह जी अपने बचपन के बारे में लिखते हैं कि उनके माता पिता उनके साथियों को बहुत ढूंढते थे, किंतु फिर भी वो सुबह खेलने चले जाते थे। क्या याद करोगे इसमें? पर जब बच्चे को कोर वैल्यू पता है, ये किसका काम है? ये शिक्षक का काम है कि कोर वैल्यू क्या है पाठ की, तभी तो बच्चा उसको याद कर पाएगा। या फिर बच्चे को याद करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चा समझ पाएगा कि ये पाठ मेरे लिए क्यों जरूरी है, उसे एक वजह मिल जाएगी वो पाठ पढ़ने की। ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि टीचर प्लेज अ मेजर रोल इन द नेशन बिल्डिंग। एक शिक्षक का महान काम होता है किसमें? देश के निर्माण में। और ये भी कहा जाता है ना, किसी देश के भविष्य को देखना है तो उसके स्कूलों में जाकर देखो स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालय में जाकर के देखो। एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि लेखक फिर आगे कहते हैं कि उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा। आगे लेखक कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे, कि मेरी ही फैमिली से हुआ कर, मेरे जैसे ही परिवार से हुआ करते थे। और हम सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। आदतें कैसी हो सकती है? कि मतलब खेलने की, ज्यादा परवाह नहीं करने की, माता पिता की मार डांट की। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। कि पंजाब में काफी बड़ी मंडी थी, तो राजस्थान से और हरियाणा से काफी लोग आए थे और यहाँ पे दुकानदारी करते थे। मंडी यानी कि जो मतलब बाजार लगता है एक बड़ा सा, ठीक है, बाजार एक इंग्लिश वर्ड भी है, हिंदी है पर इंग्लिश में यूज किया गया है। जैसे जंगल भी एक हिंदी वर्ड है पर इंग्लिश में यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से तो मंडी यानी कि बाजार, बाजार में ये लोग आते थे और व्यापार करते थे। व्यापारी लोग, ये व्यापार तो कहीं पर भी करेंगे, ठीक है। ना समझ पाने के कारण उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी। अब कोई राजस्थान से आया है तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मारवाड़ी है तो थोड़ा मारवाड़ी एक्सेंट में बात करेगा, तो कुछ कुछ शब्द नहीं समझ में आते थे, तो कुछ बच्चे हंसते थे, लेकिन कोई बात नहीं, खेलते तो सब साथ में ही थे। लेकिन जब खेलते थे तो सभी एक दूसरे की बात खूब समझ जाते थे। कि मतलब जब खेल चल रहा है, जैसे, है ना, तो मतलब ये देखो, ये बॉलर इशारा कर रहा है, किधर मारेगा, कैच पकड़ दूंगी, ये सब समझ जाएंगे कि एक दूसरे की बात खेल में सब समझ जाते थे। पर ऐसे ही काफी मजाक उड़ाते थे कई बार। और हम में से कोई ऐसा ना था जिसे स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ना कैद ना लगता हो। कि सबको ऐसा लगता था कि एक तरीके से लेखक ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को जो है सिर्फ स्कूल के कमरे में बैठा करके मत पढ़ाओ, बच्चों को बाहर निकालो। क्योंकि
वो कहते हैं ना फनफुल लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग, कि बच्चा जब खेल खेल में सीखेगा तो सबसे अच्छा है। तो किसी को भी स्कूल में बैठ करके पढ़ना पसंद नहीं है। अब हो सकता है कि वहां पे भी आपके स्कूल की तरह, या मतलब हो सकता है कोई बहुत बोरिंग टीचर हो, तो कोई ऐसे भी थोड़ी पढ़ेगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ना ऐसा लगता था कमरे में कैद कर दिया गया। उनको उनको आजादी पसंद थी, उनको ऐसे हरियाले मैदान और ऐसे खेल पसंद थे जहां वो जैसे चाहे खेल सकते हैं, जो चाहे वो चिल्ला सकते हैं, और खेल खेल में सीख भी रहे हैं काफी चीजें। सर क्या सीख रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मानवता के बारे में सीख रहे हैं, टीम वर्क के बारे में सीख रहे हैं, अपने आप को कैसे संभालना है, बचाना है, अपने रिफ्लेक्स एक्शंस को। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि क्या? फॉर एग्जाम्पल आपकी तरफ तेजी से एक पत्थर फेंका गया, आप एकदम से अपने आप को बचाते हो ना, इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो फिजिकली और इवन मेंटली अपने आप को अलर्ट करना, तो डेवलपमेंट तो उनका वहां पर भी हो रहा है, ठीक है। जब अगली श्रेणी या कक्षा में जाते तो एक और कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते कि एक और, यानी कि एक तरफ तो ऐसा लगता कि फॉर एग्जांपल अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो 10th से 11th में जाओगे तो थोड़ा लगेगा हाँ हाँ बड़े हो गए यार, 11th में आ ही गए, उत्साहित थोड़ा जोश तो होगा। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बात आती थी कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते थे। उन्हीं मास्टरों के, कि फॉर एग्जांपल 10th में आपके बहुत खड़ूस पीटी टीचर थे मान लो, ठीक है। पीटी की तो किताब नहीं होती, मानो कि मैथ्स के टीचर बहुत खड़ूस थे, या आपकी मैथ्स से बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। तो क्या हो सकता है कि अब आप 11th में चले गए तो 10th की बुक्स का तो कोई खास काम नहीं है, और उन बुक्स से एक अजीब सी स्मेल आती थी। ये लेखक का ऐसा मानना है, ठीक है। आपको अब ये समझना होगा कि उनके ऐसी स्मेल आती थी कि वो पूरा का पूरा उनका एक्सपीरियंस, कि मैथ्स नहीं समझ में आता था, मैथ्स का वो जो डर है, और जो टीचर्स जो मैथ्स के मानो बहुत खड़ूस टीचर है, बहुत डांटते थे, बहुत मारते थे, वो सब याद आ जाता है। तो लेखक सकपका जाते हैं, ये सब सुन करके कांपने लगते हैं। जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते थे, वही कि जो जैसे कि 10th में आपके मैथ्स के टीचर बहुत खराब है, तो 11th में आपको उनकी याद आएगी मैथ्स की बुक को देख करके या उसकी खुशबू सूंघ करके। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद होता था, कि फॉर एग्जाम्पल समर वेकेशन मिलता है या गर्मियों की छुट्टियां मिलती है, ठीक है। तो मान मान लो कि 1 महीने की छुट्टी मिली है, मानो एक आइडियल कंडीशन में। तो क्या होता था कि बच्चों को लगता है 1 महीना है, बहुत टाइम है, ससुरा क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। मतलब होमवर्क, गृह कार्य मिलता है ना, हॉलीडे होमवर्क तो काफी मिलता होगा। तो फिर वो शुरू के मतलब कई हफ्ते तो बहुत खेल कूद होता था, 2-3 हफ्ते, ठीक है। अब लेखक बताते हैं कि लेखक अपनी छुट्टियों में क्या करते थे, कि जब भी उनकी लंबी छुट्टियां पड़ती थी तो सबसे पहले लेखक क्या करते थे, वो अपनी माँ के साथ अपनी नानी माँ के घर चले जाते थे, यानी कि उनकी माता जी उनके नानी के घर चले जाते थे। नानी जी के यहाँ पे शायद गाय वगैरह, गाय भैंस होंगी, इसलिए वहां पर उनको खूब दूध, दही और मक्खन खाने मिलता था, ठीक है। मतलब दूध मिलता था, गौ माता है तो दही भी मिलता होगा। ऐसे तो दूध ही मिलता है, पर काफी दूध हो जाता है ना, मतलब फिर क्योंकि गाय पाली हुई है आपने, या हो सकता है भैंस पाली हो तो गाय मिलेगा, उनके बाद भैंस के दूध से मक्खन भी मिल सकता है, दही मिल सकती है, ठीक है। फिर नानी के गांव में ही जो तालाब था उसमें दोपहर तक नहाते थे, फिर जो जी में आता था नानी से मतलब खरीदवा लेते थे, नानी नहीं नाना जी से, कि मतलब गांव में क्या करते थे कि गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही वो नानी के यहाँ चले जाते थे, और 2-3 हफ्ते तो खेलने में चले जाते थे। उनको कोई सुध बुद्धि नहीं है कि स्कूल कभी खुलेगा और कभी फिर मेरे को स्कूल जाना है और हॉलीडे होमवर्क दिखाना है। ये आपने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, तो आप रिलेट कर पाएंगे। और नानी के यहाँ पे, नानी के गांव में खूब दूध दही होता था, वो खाते थे, खूब मजे करते थे, किसी चीज की चिंता नहीं है ना, बच्चे है ना, कोई पूछता भी नहीं था, अरे मुफ्त में क्यों खा रहे हो, काम वाम करो, अरे बच्चा है वो अभी। ठीक है। और फिर वो नानी के गांव में एक तालाब था, वहां जाके नहाते थे, जो जी में आता था करते थे। फिर नाना जी से या नानी जी से पैसे मांगते थे कुछ, कि वो थोड़ा पैसे दे दो, और मंडी से जो उनको खाना होता था, ठीक है, जलेबी वगैरह, पकौड़े वगैरह, चाट वगैरह, जो खाना होता था वो खाते थे। फिर आगे लेखक कहते हैं कि जब छुट्टियां बीतने लगती है तो वो दिन गिनने लगते हैं, कि यार मानो कि 1 महीने की छुट्टी थी, 2-3 हफ्ते, अरे 20-21 दिन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए, अभी 9 दिन है। तो फिर वो हिसाब करते थे, उनका डर जो है हर दिन बढ़ता चले जाता, कि 9 दिन बाद स्कूल जाना है, 8 दिन बाद स्कूल जाना है, एक हफ्ता बाद स्कूल जाना है, अब तो कुछ किया ही नहीं है होमवर्क, क्या मुंह दिखाऊंगा मास्टरों को। मास्टर थोड़ी बोलेंगे अरे बेटा आराम करने गए थे, आ जाओ बैठो, कोई बात नहीं, झाड़ना सीट, बैठने देना उसको, ऐसा कोई थोड़ी बोलेगा। हाँ, मास्टर तो डांटेंगे अगर होमवर्क नहीं होगा तो मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता था उसका हिसाब लगाने लगते थे, कि ठीक है, मास्टर जी ने बोला था कि 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं, मेरे पास अभी एक हफ्ता बचा है, तो 1.5 दिन में एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करूंगा तो हो सकता है, ऐसा कुछ हिसाब लगाते होंगे अपना,
ठीक है। फिर स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता था क्योंकि होमवर्क नहीं हो पाता होगा। फिर लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा जो है, अब लेखक एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं, उसका नाम ओमा था। ओमा जो है वो एक नेता था, उसको लोग नेता क्यों बोलते थे? क्योंकि वो बहुत बहादुर था, ठीक है। और फिर वो टीचरों को कई बार बोल देता था कि होमवर्क नहीं हो पाया, मतलब बेझिझक अपनी बात जो है, काफी बहादुर था तो अपनी बात जो है सामने रख देता था। लेखक कहते हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा सा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह बने थे। कि लेखक ये कहते हैं कि उनका स्कूल बहुत छोटा था जिसमें सिर्फ 9 कमरे थे और बहुत छोटे छोटे। अब सर अंग्रेजी के अक्षर मतलब इंग्लिश अल्फाबेट एच से इसका क्या कनेक्शन है? अब इस अल्फाबेट को ध्यान से देखो, ठीक है, कि मतलब ये कमरा है, मतलब अंग्रेजी के अंग्रेजी के अक्षर एच से बने हैं, कि मतलब यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, बीच में एकदम गैप है। कि मतलब इनकी जो क्लासरूम था उनका एंट्रेंस जो है एक तरीके से बड़ा था, बट अंदर का एरिया जो है काफी मतलब छोटा सा था। अब लेखक ने ऐसे ही लिखा है तो आपको ऐसे ही रिलेट करके उसको जो है समझना पड़ेगा। ऑलराइट, कि सभी कमरे जो है हो सकता है एक दूसरे से जुड़े हुए हो और बहुत छोटे छोटे कमरे हो, ठीक है। कि ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये लाइन जो है एच में, ध्यान से देखो जहां मैं माउस पढ़ू, ये एक कमरा है, ये दूसरा कमरा है, और ये दोनों कमरे इस कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो मतलब बहुत छोटे छोटे कमरे होते थे, मतलब ऐसे नहीं कि पतले ही होते होंगे, ऐसे पतले, मतलब एक तरीके से कि बहुत छोटे कमरे हैं, 9 छोटे छोटे कमरे थे और सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। अब वो हेडमास्टर जी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी के प्रार्थना के समय वे बाहर आते थे। माफ कीजिए, गलत लिखा है इसमें। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो दाई और हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का कमरा था, उसके दरवाजे के आगे हमेशा एक पोस्टर लटका होता था जिसमें प्रार्थना लिखी होती थी, और वो अक्सर बाहर आते थे और बच्चों की कतारों में, बच्चे जो लाइन बनाते थे ना, तो लाइनों के बीच घुस करके देखते थे कि सबने मतलब सीधी लाइन बनाई है ना, और सब लोग कद के अनुसार, जैसे आप लोग भी अपने स्कूल की असेंबली लाइन में हाइट वाइज लाइन बनाते होंगे ना, कि छोटू आगे, फिर उससे छोटा उसके पीछे, फिर थोड़ा लंबा उसके पीछे, सबसे लंबा उसके पीछे, है ना। तो हाइट वाइज लाइन जो है वो बनाते थे, ठीक है। और लड़कों को मतलब जब लड़के हाइट वाइज लाइन बनाते थे कद के अनुसार, तो बच्चों को ऐसे अरेंज करने में उनका चेहरा खिल उठता था, यानी कि उनको बहुत प्रसन्नता होती थी। और जब बच्चे खुद अपने आप को हाइट वाइज अरेंज कर लेते थे तो उनको खुशी होती थी कि बच्चे जो है कम से कम कुछ बढ़िया तो कर ही रहे हैं, है ना। आप लोग तो लकी हो चलो कि आप लोग उस समय पैदा हुए हो जब यूट्यूब वगैरह है, ठीक है। तो आप लोग पता नहीं देश में कहाँ कहाँ पे हो, ठीक है, कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ये सारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो एंजॉय करो, ठीक है। और टेंशन मत लो इतना, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर हो तो कम से कम आप पढ़ सकते हो। मतलब हो सब, हमारे टाइम, मेरे टाइम पे तो था, पर हो सकता है आपके पेरेंट्स के टाइम पर यूट्यूब वगैरह ना हो तो उनको तो काफी बड़ी बात होती है। पाठ में एक और लोकाक्ति का जिक्र किया गया है कि खेड़न के दिन 4 कि खेड़न के दिन 4 यानी कि खेलने के दिन 4 होते हैं, कि वो बहुत जल्दी बीत जाते हैं, ठीक है। तो समझदार इंसान वही है जो इन दिनों को बहुत सोच समझ करके व्यतीत करता है और खूब जी भर के जीता है, क्योंकि जो समय चला के आप उसे दोबारा जी नहीं सकते, ठीक है। लोग बोलते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी, जीवन एक सफर है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर एक लाइफ जर्नी होती तो आप जिस पड़ाव से गुजर चुके हो वापस उस पड़ाव पे आ सकते थे, पर लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो लाइफ इज अ गेम, जीवन एक खेल की तरह है। बस मायने ये रखता है कि कई बार खिलाड़ी बदल जाते हैं, कई बार हम जीवन का खेल खेलते हैं और कई बार जीवन हमारे साथ खेल खेलता है। अब उन खेलों में हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे ऊपर है। एनीवेज, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ रहा हूँ जो मैं आपसे शेयर करूंगा अभी, कि कहीं कुछ भी छूट ना जाए। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने अब तक कवर कर ही दिए हैं। और जो एक और चीज हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, ठीक है, ओमा के बारे में। तो ओमा के बारे में पाठ में एक और चीज ये लिखी गई है कि ओमा जो लड़का था, एक तो मैंने बताया सब बच्चे उसे अपना नेता मानते थे। क्या रीजन मैंने बताया था? कि वो बहुत बहादुर था, बेझिझक टीचर्स से अपनी मन की बात कह देता था। खासकर उसका मारने का ढंग भी बहुत अजीब था, कि उसकी लड़ाई होती थी ना किसी से, तो मारने का उसका ढंग जो है वो काफी अजीब था। उसकी सर की टक्कर को सब रेल बम्बा कहते थे। रेल बम्बा यानी कि एक तरीके से रेल का डिब्बा, जैसे ट्रेन बहुत तेजी से आती है ना, तो उसकी सर की टक्कर भी मतलब ऐसा लगता था कि मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत सर से जब वो मारता था तो सब उससे बहुत डरते थे, तो उस चीज को सब लोग रेल बम्बा कहते थे, ठीक है। अब लेखक जो है अपने हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी की बात करें, जो हेडमास्टर थे,
उनके हेडमास्टर 5th और 8th क्लास को इंग्लिश, 5th से 8th क्लास के बीच में इंग्लिश पढ़ाते थे, अंग्रेजी भाषा पढ़ाते थे, और बहुत ही नर्म दिल इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे अंदर से, ठीक है। और मतलब जैसा मैंने बताया कि वो असेंबली में आते थे, देखते थे बच्चों की कतारों के बीच, लाइनों के बीच घुसते थे, देखते थे सब बच्चे हाइट वाइज या कद के अनुसार खड़े या नहीं, और उनका चेहरा बच्चों को देखकर खिल उठता था। स्कूल के सारे अध्यापक भी उनके पीछे कतारबद्ध खड़े हो जाते थे, क्योंकि अब वो हेडमास्टर है, तो अब हेडमास्टर तो सबसे सीनियर है, तो बाकी टीचर्स भी कतारबद्ध एक लाइन में उनके पीछे खड़े हो जाते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद जी, अब लेखक एक तो मदन मोहन शर्मा जी के बारे में बताया, जो हेडमास्टर थे, जो इंग्लिश पढ़ाते थे 5th से 8th स्टैंडर्ड को। अब लेखक बताते हैं मदन मोहन शर्मा जी के बारे में। मदन मोहन शर्मा जी जो हैं वो बेसिकली पीटी टीचर थे, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, जैसे कि स्पोर्ट्स टीचर कह सकते हैं ना आप, तो वो पीटी टीचर थे। अब प्रीतम चंद जी जो हैं वो बहुत ही सख्त मिजाज के थे और बहुत अनुशासन प्रिय थे, बहुत डिसिप्लिन लविंग पर्सन थे, उनको डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद था। वे लड़कों के बीच जाकर देखते कि कोई कतार से बाहर तो नहीं है, कि वो कतार में जाते और देखते कि एकदम लाइन होनी चाहिए सीधी, कोई लड़का इधर खड़ा है, कोई लड़का इधर खड़ा है, तो ठोक करके सबको सीधा कर देते थे। ये जो है उनका काम था। बहुत कड़क मास्टर थे, जैसा मैंने बताया, बहुत सख्त मिजाज के थे, अनुशासन प्रिय थे, उनको डिसिप्लिन चाहिए तो डिसिप्लिन चाहिए, तुरंत बच्चों को सजा देते थे। अब ऐसे कुछ टीचर्स की जरूरत होती है स्कूल में, ताकि बच्चे जो है वो अनुशासन भी सीख सके। जैसे अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, तो मेरे स्कूल में भी एक टीचर थे, मिस्टर संजय भूकन नाम था उनका। मतलब कमाल के, वो भी हमारे स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थे, हमारे पीटी टीचर थे, तो वो भी बहुत डिसिप्लिन रखते थे, कि मतलब अगर आपने शर्ट और पैंट को प्रेस किया है तो क्रीज दिखनी चाहिए। वो क्रीज होती है ना, एक लाइन में बनती है। तो काफी स्ट्रिक्ट थे, कई बार मुझे डांटा भी था उन्होंने, लेकिन मैं सीख गया उससे। उसके बाद मैं एक बार प्रेस करता था, क्या कि यूनिफॉर्म ऐसी होती थी उस समय स्कूल की, कि एक बार आप प्रेस करो तो 2-3 बार जरूरत नहीं है, एक दिन और चल सकता है, फिर आपको 2 दिन बाद प्रेस करने की फिर जरूरत पड़ेगी, नहीं तो क्रीज मिटने लगती है। तो लंबी पैंट ना पहनना, सही सॉक्स पहनना, तो बच्चों को डिसिप्लिन में रखने में उन्होंने हमारे स्कूल में काफी योगदान निभाया। और मेरा ऐसा निजी तौर पे मानना है, क्योंकि अब जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो ऐसे लोगों की बहुत खास जरूरत होती है। हाँ, ऐसे टीचर्स की आपको जरूरत है जो कोर वैल्यू के साथ, जो कुछ ऐसा पढ़ाए जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, जो उसके काम आए। वो सिर्फ ये ना समझे कि यार सब पढ़ते हैं, ये रूल है सोसाइटी का कि एजुकेशन इज मस्ट, तो इसलिए मेरे को लेना पड़ रहा है। तो अच्छे टीचर्स के साथ साथ कुछ अनुशासन प्रिय टीचर्स की भी जरूरत है, और फॉर्चुनेटली लेखक के, मतलब फॉर्चुनेटली यानी कि खुशकिस्मती से लेखक के स्कूल में भी ऐसे टीचर थे। और इनके हेडमास्टर जो है शर्मा जी थे, वो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, पर ये अपने पीटी के जो है सर है प्रीतम चंद जी, वो बहुत सख्त मिजाज के थे। तो दोनों का मिजाज, जो दोनों की पर्सनालिटी बहुत ऑपोजिट थी। एक बहुत शांत थे, बहुत नर्म दिल थे, एक बहुत गुस्सैल थे और अनुशासन प्रिय, डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे। जैसे मैंने बताया, लेखक शर्मा जी 5वीं, माफ कीजिए 5वीं से 8वीं नहीं, 5वीं और 8वीं श्रेणी में अंग्रेजी खुद पढ़ाया करते थे। लेखक के अनुसार बिना रोए चिल्लाए स्कूल कभी जाना नहीं होता था, कि मतलब कभी उनका मन नहीं करता था लेखक का स्कूल जाने का, तो माता पिता थोड़ा डांटते थे, तो रोते थे, चिल्लाते थे स्कूल नहीं जाना है, पर किसी ना किसी तरीके से वो जाते ही थे। और आज वो रोना चिल्लाना लेखक को बहुत याद आता है, अच्छा लगता है। परंतु स्कूल में कभी कभी ऐसा भी पल हुआ करता था जिसके चलते स्कूल अच्छा भी लगने लगता था, कि मतलब स्कूल से नफरत करने के तो लेखक ने कई कारण बताए, कि एक तो हमारे पीटी प्रीतम चंद्र जी हैं, उसके बाद ये है कि मतलब होता है ना कि कमरे में कैद कर दिया है, वहीं पढ़ना है, आजादी नहीं है खेल कूद करने की। पर कुछ ऐसी भी वजह थी जिसकी वजह से लेखक को स्कूल जाना पसंद था। वो क्या है? लेखक कहते हैं कि जब पीटी टीचर स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे, पीटी टीचर यानी कि प्रीतम चंद्र जी, जब वो स्काउटिंग यानी कि स्काउट एंड गाइड जो है, अगर आप केंद्र विद्यालय से हैं या किसी और स्कूल से हैं, एक तो एनसीसी होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और एक होता है स्काउट एंड गाइड्स। दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीजें हैं, बट अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करते हैं। पॉइंट यहाँ पे है कि स्काउट एंड गाइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस वक्त, ठीक है, भारत की, मतलब अगर खासकर 20वीं शताब्दी की बात करें, आज भी स्काउट एंड गाइड्स जो है काफी स्कूलों में स्काउट्स और गाइड्स होती हैं। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे है कि इनके स्कूल में भी होता था। तो स्काउटिंग का अभ्यास करते समय नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़कर 1 2 3 कहते परेड करना, और उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस करना स्काउट्स की और गाइड्स की, ये जो है ये बहुत ज्यादा पसंद था। किसको पसंद था? ये पसंद था हमारे गुरुदयाल सिंह जी को। क्या पता आपको इतना पसंद ना हो, पर सबकी पसंद जो है अलग अलग होती है, ठीक है।
हमारे द्वारा अच्छा करने पर वे हमें शाबाशी दिया करते थे कि प्रीतम चंद जी ऐसे थे पीटी टीचर कि गलत करोगे है ना, ऐसे ही अड़भंगी ढंग से स्कूल में आ जाओगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो डांटेंगे भी, पर कुछ अच्छा करोगे तो शाबाशी भी देते थे। ऐसा नहीं है कि हमेशा खड़ूस मिजाज के थे और बुरे मूड में रहते थे, अच्छा करोगे तो शाबाशी भी देते थे। लेखक कहते हैं कि वह हर वर्ष अगली श्रेणी या कक्षा में प्रवेश करते समय मुझे कुछ पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। कि लेखक ये कहते हैं कि जब भी मैं नई, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल लेखक आपकी एज में 10th में, 10 से नहीं, मान लो कि लेखक 8th स्टैंडर्ड में है, 8th से लेखक जब 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो मतलब कुछ बच्चे जो अभी अभी 9th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं तो उनको किसी से पुरानी बुक्स मिल जाती थी, सेकंड हैंड बुक्स एक तरीके से मिल जाएंगी, लेखक को फ्री में कोई दे देता था। तो लेखक को कई बार होता है कि आपको आधे पैसे देने पड़ते हैं, पर लेखक जो है फ्री में किताब किसी से ले लिया करते थे, उनको फ्री में पुस्तकें मिल जाती थी। किंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। कि कुछ लड़के जो है वो ऐसा कहते थे, अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, अरे मैं हम 8th से 9th में चले गए, पर लेखक को कभी कोई खास दिलचस्पी नहीं लगी। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साह अंदर से था कि मतलब हाँ अंदर से जा रहे हैं, पर जो लेखक ने पहले मेंशन किया कि पुरानी कॉपी किताबों से गंध ही ऐसी आती थी कि मास्टर्स की डांट और मार याद आ जाती थी, पुराने मास्टर्स की, और पुराने बुरे एक्सपीरियंसेस याद आते थे। तो लेखक को कभी ऐसा उत्साह नहीं हुआ कि अरे मैं 9th में पहुंच गया, बहुत खुश हो गए, ऐसा लेखक को नहीं हुआ, बस कैजुअली नॉर्मली ये सारी चीजें होती थी। आगे लेखक कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का समय था, आप कह सकते हैं दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था, 1939 से 1945 के बीच हुआ था। ठीक है, हिटलर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कहानी तब की है जब भारत की आजाद भी नहीं हुआ, तो लेखक तब स्कूल गए थे जब भारत मतलब आजाद भी नहीं था। समझ पा रहे हैं, तब की बात जो है वो सारी बातें जो है वो हो रही है यहाँ पे कि मतलब मानो उस समय स्कूल जाना बहुत बड़ी बात थी। वो तो लेखक अच्छे परिवार से थे, इसलिए लेखक उस समय स्कूल चले जाते थे। ठीक है, और क्या हमने कुछ मिस तो नहीं किया चैप्टर से? हाँ, और कुछ चीजें जो लेखक अपने पाठ में बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि जो माता पिता होते थे ना, वो अक्सर अपने बच्चों को उस समय स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं भेजना चाहते थे? मतलब उनका ऐसा मानना था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, बट हायर एजुकेशन में कोई विश्वास नहीं रखता था। देखिए, आपको समझना होगा कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब भारत आजाद भी नहीं हुआ। तो मतलब भारत की आजादी से पहले की बात चल रही है। तो उस समय क्या था कि पढ़ाई लिखाई, अगर आपने 10th भी पास कर लिया ना, मैट्रिक भी पास कर लिया, तो बहुत बड़ा माना जाता था ये। ठीक है, अरे बहुत बड़ा साहब है, और किसी ने अगर डिग्री कर ली है तो मतलब वो तो भगवान है। अरे डिग्री है, अरे हटाओ सीईओ को, ये है अभी सीईओ। मतलब ऐसा मजाक कर रहा हूँ, पर बहुत ही बड़ा जो है समझा जाता था। ठीक है, तो कई बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है, जानबूझ करके। और जब मास्टर्स वगैरह स्कूल के टीचर्स कई बार गाँव में आते थे तो माता पिता से कहते थे, अरे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजा कीजिए, पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे थे कि वो मतलब स्कूल गए होंगे एक दो बार, फिर उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं हुई, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि आजाद भारत, मतलब भारत की आजादी से पहले तो सारी चीजें, पढ़ाई की कहाँ जरूरत थी। आप खेती गृहस्थी करते थे या कुछ ना कुछ और काम करते थे, स्किल बेस्ड अप्रोच था, नॉलेज बेस्ड अप्रोच तो आजादी के बाद आया। ठीक है, तो उनको पढ़ाई की वैल्यू नहीं लगती थी। तो कई बच्चे एक दो दिन स्कूल जाते थे और आते वक्त अपने बस्ते, यानी कि उनके जो छोटे छोटे बैग्स होते थे, वो तालाब में फेंक देते थे किताबों के साथ ही, और फिर कभी दोबारा स्कूल की ओर मुड़कर भी नहीं देखते थे। अब ये अच्छा है बुरा है क्या फर्क पड़ता है, पर मैं आपको एक बात शिक्षक की हैसियत से बताता हूँ कि पता है, कई बार अतीत में जो अच्छी चीजें होती हैं वो भविष्य में बुरी हो जाती हैं। भविष्य में जो अच्छा है हो सकता है वो अतीत के हिसाब से बुरा हो। जैसे अगर आप किसी, मान लीजिए लेखक आज अभी होते आपके सामने, आप उनसे पूछते कि आज की एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको क्या कहना है, तो गुरुदयाल सिंह जी या लेखक तो यही कहते हैं ना कि आज सब नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्किल के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। और अगर मैं आज आपसे पूछूं तो गुरुदयाल सिंह जी के स्कूल के दिनों के बारे में, जिसका वर्णन मैंने अभी किया पाठ के जरिए, तो आप कहोगे कि उस समय कोई पढ़ता नहीं था, लोग एजुकेशन को बेस समझते थे। तो टाइम टू टाइम क्या सही है क्या गलत है डिफर करता है, तो आप उन बच्चों को दोष नहीं दे सकते थे। ठीक है, हो सकता है कि उस समय की शिक्षा प्रणाली ही ऐसी थी, उस समय का समाज ही ऐसा था कि लोग आपको काम जो है आपकी डिग्री देख करके नहीं, आपकी योग्यता काबिलियत देख कर देते थे। आजकल तो पैसे से सब कुछ होता है, आपको न्यूयॉर्क पढ़ने जाना है ना, पैसा तो हो जाएगा, थोड़ा एक टेस्ट वेस्ट देना पड़ेगा लैंग्वेज का, टोइफल कहते हैं एक, तो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब ऐसे कुछ टेस्ट दे दो, टोइफल या आइल्स वगैरह, चले जाओ,
पैसा दो सब कुछ होगा। एक समय पे ऐसा नहीं होता था। शस्त्र विद्या सीखनी है तो जाति क्या है, कुल क्या है, संप्रदाय क्या है, जाति कुल संप्रदाय ठीक है तो पहले मेरे ये शिष्य से लड़, इसको हरा पाएगा तब मैं समझूंगा कि तू योग्य है। हम कहाँ पूछते हैं? ठीक है, कल को मेरे पास कोई पढ़ने आएगा तो मैं थोड़ी उससे सवाल पूछूंगा, ऐसे मैं आपसे थोड़ी सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि ये थोड़ा वन वे मीडियम है, आप मेरे सामने नहीं है, शायद पूछ लेता, कुछ सवाल पूछता लाइफ के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में, और जज करता कौन बच्चा कितना मैच्योर है, फिर डिसाइड करते कि इसको स्टूडेंट बनाना है या नहीं बनाना है, या तुम जाओ वही टीचर से पढ़ो। पर ऐसा हम नहीं करते और ये करना भी नहीं चाहिए एक तरीके से, क्योंकि जब तक स्टूडेंट को पढ़ाया ना जाए वो डेवलप कैसे करेगा? ठीक है, पर आजकल जो है सोसाइटी जो है काफी बदल गई है, पर पहले की सोसाइटी बहुत अलग थी। तो उस समय कुछ बच्चे ऐसे हुआ करते थे कि मतलब हाँ कि उनको स्कूल अच्छा नहीं लगता था तो बस्ते जो है फेंक देते थे नदी तालाब में गांव के, और दोबारा पीछे मुड़कर कभी स्कूल जो है नहीं जाते थे। तो जब मैं कहाँ पे था, हाँ, कि जब स्कूल के टीचर्स आते थे गांव में कि अरे बच्चों को स्कूल भेजा करो, तो माता पिता कहते थे अरे हमको थोड़ी कलेक्टर बनवाना है। मैं मजाक में नहीं कह रहा, सच में ये लाइन लिखी गई है पाठ में कि हमको थोड़ी कलेक्टर बनवाना है। ठीक है, मतलब बस बहिया करना सीख ले। बहिया एक वर्ड है लोकल लैंग्वेज में लेकर के, बहिया यानी कि हिसाब किताब करना सीख ले, कि मतलब लिखा पढ़ी करना, कैलकुलेशन वगैरह कर ले। क्यों लेखक बताते हैं ना कि ज्यादातर परिवार मेरे गांव में, कुछ लोग राजस्थान से आए थे, कुछ हरियाणा से आए थे और पंजाब में, तो ज्यादातर लोग जो है वो व्यापारी परिवार से आए थे, यानी कि बिजनेस वाली फैमिली से आए थे। तो बिजनेस में आपको हिसाब किताब करना तो आना ही चाहिए। जैसे अगर बनिया हो तो मतलब हिसाब किताब तो कम से कम आना ही चाहिए। ठीक है, तो वही उसको बहिया कहते थे लेखक के गांव के लोकल लैंग्वेज में। तो आपको बहिया आना चाहिए। और लंडे, लंडे यानी कि प्राचीन पंजाबी हिसाब किताब की विधि, की बच्चा बस लंडे सीख ले। लंडे यानी कि मतलब हिसाब किताब कैसे करते हैं, गुणा कैसे करना है, घटा कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन वगैरह कैसे करना है, ये सब सीख ले। बस फिर वो बहिया कर लेगा, फिर क्या दिक्कत है? हमको थोड़ी कलेक्टर बनवाना है, बस इतना पढ़ा दो कि इतना कर ले, उसके बाद स्कूल भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद लेखक एक और चीज का जिक्र करते हैं कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में हम बहुत ज्यादा जीते हैं, बचपन में हमें सारी चीजें अच्छी लगती है क्योंकि हम खुश हैं। जो इंसान खुश है, जिसका पॉजिटिव माइंडसेट है, उसको हर चीज अच्छी लगेगी। तो इसलिए घास ज्यादा हरी दिखती है, पर घास तो उतनी ही हरी है। फूलों से ज्यादा अच्छी खुशबू आती है, पर खुशबू तो वैसी ही है। ठीक है, फिर लेखक कहते हैं कि स्कूल की क्यारियों से, ये भी इंसिडेंट एक है कि क्यारी यानी कि स्कूल के गार्डन में सुंदर सुंदर फूल होते थे। तो लेखक कई बार वहां के जो चपरासी चंदू से छुप करके, चंदू सच में नाम होगा उनका, हाँ, चपरासी चंदू से छुप करके कुछ फूल तोड़ लिया करते थे, और फूल जो है उनको सूंघ करके बहुत खुश होते थे। उसके बाद फूल तो सूंघ लिया, उसके बाद वो या तो जेब में पड़ा रहता था, उसके बाद या तो वो फूल जेब में पड़ा रहता था, और या फिर कोई मतलब कई बार खा जाया करते थे फूलों को, बहुत अच्छी खुशबू आती थी तो खा जाते थे। या अगर जेब में पड़ा रह गया तो फिर मम्मी जब कपड़े धोती थी तो उसके साथ फूल वो निकाल कर फेंक देती थी और कपड़े जो है धो देती थी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है लिखी गई है पाठ में। वही जो मैंने कहा कि लेखक को हाँ, दूसरे विश्व युद्ध का समय था। आगे लेखक कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का समय था, यानी कि अब 1939-40 की बात होगी, ये जब लेखक छोटे थे। दूसरा विश्व युद्ध तो तभी हुआ था ना, 1939 से 1945 के बीच में। तो दूसरे विश्व युद्ध की बात थी। तो तब क्या था कि लोगों को फौज में शामिल होने के लिए नौटंकी और गाने के माध्यम से आराम और बहादुरी के किस्सों का दृश्य दिखाकर आकर्षित किया जाता था। कि मतलब अंग्रेजी हुकूमत जो है कुछ लोगों को भेजती थी, जो मतलब नाटक करती थी कि अरे अगर आपके बच्चे, जवान बच्चे फौज में भर्ती हो जाए तो उनको आराम ही आराम है, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा क्योंकि अब वो अंग्रेजी सेना का हिस्सा है, आराम से रह सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, बहादुरी की, फौज में बहुत बहादुरी है, उन्हें बंदूक वगैरह चलाने का, मतलब ऐसा भटकाते थे क्योंकि उनको तो बकरे चाहिए ना जिनको भेज सके जर्मनी में लड़ने के लिए। ठीक है, काफी, हालांकि हिंदुस्तान ने दूसरा और पहला विश्व युद्ध नहीं लड़ा, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी हिंदुस्तानी नौजवानों को बंदूक थमा करके भेजा था फ्रंट लाइन पे कि जाओ लड़ो 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 लड़ो। ठीक है, उनमें से एक कैप्टन संग्राम सिंह ने, इंग्राम सिंह का नाम काफी मशहूर हुआ था, वो एक सीनियर अधिकारी बन गए थे। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे ये है कि कभी कभी तो लेखक को महसूस होता था कि फौज में जवानों की कमी नहीं है। ये मतलब काफी जवान जाते, काफी बच्चे चले भी जाते थे आकर्षित होकर के। ठीक है, धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी हो गए हैं। कि अब स्कूल में जब जो स्काउटिंग गाइड्स की यूनिफॉर्म है तो स्कूल की तरफ से धोबी धो के देता था,
तो धोबी वर्दी धो के देता था, हम जूते चमकाते थे और जुराब यानी कि स्कार्फ वगैरह पहनते होंगे, ठीक है। तो और परेड करते थे, तो हमको लगता था कि हम फौजी बन चुके हैं, हम जो है अब देश की सेवा कर सकते हैं, हम फौजी हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये उनके स्कार्फ्स थे, ठीक है। काफी कमाल का एक्सपीरियंस था। प्रस्तुत पाठ के लेखक गुरुदयाल सिंह जी ने अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मास्टर प्रीतम चंद जी को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। प्रीतम चंद जी यानी कि उनके पीटी मास्टर, जो ये स्काउट एंड गाइड ट्रेनिंग जो है, ये पूरी ट्रेनिंग वही कराते थे। इसमें आप अच्छा करो तो शाबाशी देते थे, लेकिन अनुशासन प्रिय नहीं हो और डिसिप्लिन अनुशासन भंग करोगे तो फिर डांटेंगे और पीटेंगे भी बुरी तरह। और वो उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वे बहुत कठिन सजा देने में माहिर थे। वे चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे, फारसी भाषा जो है 4th क्लास में पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए कहा, परंतु कोई भी बच्चा पूरी तरह शब्द रूप सुना नहीं पाया। अल्फाबेट्स याद करने के लिए कहा गए हुए, पर कोई सुना नहीं पाया, ठीक है, क्यों किसी को याद ही नहीं था क्या उन्होंने पढ़ाया था। तो उन्होंने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची यानी कि मुर्गा बनने की, बेसिकली टांगों के बीच से हाथ निकालो, कान पकड़ो और पीठ ऊपर कर लो, है ना, यानी कि मुर्गा बनने की सजा दे दी। अब मुर्गा बना दिया तो कई बच्चे सहन ना कर पाए, है ना, और 3-4 मिनट के बाद कई बच्चे जो है वो गिरने लगे थे, ठीक है, मतलब गिर गए। पर मास्टर प्रीतम चंद जी में दया नहीं है, खड़े रहना है तो खड़े रहना है बच्चों। अब इससे काफी परेशानी होती थी। तब उसी समय हेडमास्टर शर्मा जी राउंड ले रहे होंगे स्कूल में। हेडमास्टर देख ये क्या हो रहा है, ऐसे सुनो बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर उनको बहुत अजीब लगा कि यार बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए, पता नहीं कितने समय से मुर्गा बनाया है। कुछ बच्चे तो मतलब गिर चुके हैं, मतलब उनसे नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती खौफ दिखाकर उन्हें मुर्गा बनवाया जा रहा है, तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने तो बहुत डांटा, किसको, प्रीतम चंद जी को। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी ने पीटी टीचर प्रीतम चंद जी को बहुत डांटा, उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिख करके भेज दी और कहा कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता आपको सस्पेंड किया गया, आप घर बैठ सकते हैं। और पीटी टीचर भी स्कूल में नहीं आ सकते थे, मतलब वे पीटी टीचर जो है स्कूल में नहीं है। फिर आगे लेखक कहते हैं पाठ के अंत में कि तत्पश्चात पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते रहते थे, कि उनको भी स्कूल आने की कोई जल्दी नहीं थी और एक तरीके से आ भी नहीं सकते थे। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो स्कूल आ नहीं सकते, और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन लिफ्ट करना पड़ेगा ना, सस्पेंशन हटाना पड़ेगा। तो वो काफी दिनों तक सस्पेंशन नहीं हटा, शायद डायरेक्टर की तरफ से जवाब नहीं आया होगा। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मेल तो नहीं चलता था ना, ईमेल व्हाट्सएप वगैरह, तो मदन मोहन शर्मा जी ने लिख करके डायरेक्टर को भेजा होगा। डायरेक्टर पढ़ेगा, फिर लिख करके भेजेगा, उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे। फिर ये लिख करके उनको सही लगेगा तो सस्पेंशन हटाएंगे। तो काफी दिन जो है हमारे जो पीटी मास्टर प्रीतम चंद जी जो है वो स्कूल में नहीं दिखे। फिर एक लेखक को अपने कुछ दोस्तों से पता चलता है कि प्रीतम चंद जी ने 2 तोते रखे थे, ठीक है, जिन्हें वो भीगे हुए बादाम खिलाया करते थे। बादाम काफी महंगे हैं आज भी, उस समय भी, पर वो कुछ बादाम खरीदते थे, भिगोते थे, बादाम छीलते थे और अपने 2 तोतों को अपने हाथों से बादाम जो है खिलाते थे। ये सब सुनकर के लेखक गुरुदयाल सिंह जी को, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, एक चमत्कार सा लगता था कि एक ऐसा इंसान जिसे हमने मुस्कुराते हुए भी कभी नहीं देखा। हाँ, अगर हम अच्छे से परेड कर रहे हैं तो वो हमारी तारीफ करता था, पीठ थपथपाता था और मुस्कुराता नहीं था। जिसे मुस्कुराते नहीं देखा, क्या वो इतना नरम दिल हो सकता है कि तोतों को तो आप कुछ भी खिला सकते हो ना, मतलब आम दाने भी, पर भीगे हुए बादाम वो भी अपने हाथों से, कटोरी में डाल के नहीं, अपने हाथों से खिलाना। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कि प्रीतम चंद जी कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान थे अंदर से। बस बात इतनी है कि वो जानते थे कि अगर बच्चों को कभी कभी ज्यादा सख्ती कर दिया करते थे, पर वो जानते थे कि बच्चों को अगर इस समय में सही जगह नहीं ठोका गया तो उनका आकार सही नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो प्रीतम चंद जी जो है अच्छे थे, और वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें करते थे। तोतों से बात करते थे तो लेखक को विश्वास नहीं होता था। अब प्रीतम चंद जी बच्चों से बात नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है तो प्रीतम चंद जी की वजह से। अगर प्रीतम चंद जी भी अच्छे से बात करने लगेंगे बच्चों से तो बच्चे कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का डर ही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है इस पाठ में मेंशन की गई है। और ये देखिए, छोटा सा है कि तोता उड़ ना जाए और अपने हाथों से जो है बादाम खिलाते हैं तोते को ना। और ये आप अपने गुरुदयाल सिंह जी को देख सकते हैं, जब ये थोड़े बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तब अपने बचपन को याद करते हैं कि यार कितना अच्छा था। बच्चों, लाइफ इज अबाउट हाउ यू एक्सपीरियंस इट। जीवन इस बारे में नहीं आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जीवन इस बारे में है कि आपने उसका अनुभव कैसे किया। मैं हूँ शुभम गुप्ता या शुभम संभव, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा।
रिसेंटली मैं कमेंट सेक्शन में बहुत एक्टिव रह चुका हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी तो लाइन से मैं 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या कमेंट कर रहे हो वो 3-4 वीडियोस पहली जाएंगी, पर नेक्स्ट वीडियो पे आपके कमेंट्स देखकर हम काम करेंगे। आपके समय के लिए शुक्रिया।